ऑनलाइन क्लास। यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। यस सर। गुड। एंथुसियाज्म बना के रखो, नया टॉपिक है, नहीं तो सब भ्रष्ट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कुछ भी। इनको सबको डिलीट कर दिया। Okay, so today we are going to discuss about advanced Java. So advanced Java को थोड़ा बारीकी से समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कि होता क्या है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है। एडवांस जावा को पढ़ने से पहले आपको J2SE आना चाहिए। इसका मतलब होता है जावा सेकंड स्टैंडर्ड एडिशन, यानी कोर प्रोग्रामिंग इन जावा दैट यू हैव ऑलरेडी डन। तो ये हमारा डन हो चुका है। इसका मतलब होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वी कैन मेक आवर कैरियर इन दिस फोर एप्लीकेशंस। द फर्स्ट वन इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। इसमें हम स्विंग फ्रेमवर्क सीखकर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन उनको कहा जाता है, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, नोटपैड हो गया, इस तरह की एप्लीकेशन। दूसरा जो इसमें हम काम कर सकते हैं वो होती है आपकी वेब एप्लीकेशन, जैसे कि किसी साइट वगैरह को बनाना, जिसको आप एडवांस जावा में सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ इसमें आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो दो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाई जाती हैं। मान लीजिए दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो दोनों ही जावा की एप्लीकेशन यानी प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे का डाटा शेयर कर सकती है। एक होती है कम्युनिकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ये भी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाई जाती है, बट इसमें जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके प्लेटफॉर्म अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए डाटा को इंटरचेंज कर लेती हैं। इस तरह की एप्लीकेशन को कम्युनिकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए एक ICICI बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक है, उसने जावा में अपनी एप्लीकेशन बनाया हुआ है, और एक SBI बैंक है जो कि गवर्नमेंट बैंक है, उसने .NET में अपना एप्लीकेशन बनाया हुआ है। जब आप ICICI के ATM कार्ड से SBI की ATM मशीन में कार्ड लगाकर पैसे विड्रॉ करते हो, तो वो आपका पैसा आपके साथ एक्सचेंज करके आपके पैसे को टैप कर देता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की एप्लीकेशंस को कम्युनिकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें हम देखने वाले हैं कि अब हम एडवांस जावा पढ़ के क्या बना सकते हैं। हम इस तरह के एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एडवांस जावा में हम दो चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसी भी वेब डेवलपमेंट को करने के लिए हम लोगों को सर्वलेट और JSP पेज की समझ होनी चाहिए, तभी हम उस एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। बिना JSP और सर्वलेट के हम वेब एप्लीकेशंस बना नहीं सकते। ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो आप सर्वलेट और JSP बनाते हैं तो इसमें इनका रोल क्या होता है, क्या होते हैं सर्वलेट, क्या होते हैं JSP पेज, और ये किस तरीके से काम करते हैं। पहले चलिए इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। कहीं पर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। इस टॉपिक को आप यहाँ समझिएगा। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द यूजर एंड दिस इज द सर्वर। जो यहाँ पे बना हुआ है एक ब्लॉक सा, दिस इज द सर्वर, गॉट इट। दिस इज यूजर एंड दिस इज सर्वर। सो ये एक यूजर है। यूजर क्या करता है, एक फॉर्म पर काम करता है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे काम करते हो और एक फॉर्म को फिलअप करते हो, तो जो आपका डेटा होता है फॉर्म से, वो डेटा कन्वर्ट होता है HTTP प्रोटोकॉल में। उसके बाद वो उस डेटा को भेजता है सर्वर के पास, ठीक है। तो आपको इस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ेगी। बिना सर्वर के आप इसे बना नहीं पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर काफी सारे सर्वर्स हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं। टॉमकैट, अपाचे सर्वर, JBoss सर्वर, ग्लासफेस सर्वर। तो टॉमकैट, अपाचे सर्वर सबसे छोटा सर्वर होता है, JBoss, ग्लासफेस सर्वर थोड़े बड़े सर्वर होते हैं। हर तरह की एप्लीकेशन को बनाने में ये कारगर होते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई एप्लीकेशन अगर रन करनी है तो आपको अपने सिस्टम में सर्वर को इंस्टॉल करना होगा, सर्वर को डालना होगा। नेटबीन में ये सर्वर आपके पास होगा, नहीं होगा तो आपको ये डाउनलोड करके ऐड करना होगा। अब ये जो सर्वर होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वलेट कंटेनर। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज दिस सर्वलेट कंटेनर, तो आपको बताना है द सर्वर दैट वी विल यूज इन आवर वेब एप्लीकेशन इज आल्सो नोन एज द सर्वलेट कंटेनर। इसको सर्वलेट कंटेनर क्यों कहते हैं, उसके पीछे की वजह ये होती है। देखिए, जब आपका कोई डेटा सर्वर के पास जाता है, आपकी रिक्वेस्ट जब सर्वर के पास जाती है, तो आपके डेटा को वो सर्वलेट के पास भेजता है।
बिकॉज सर्वलेट एक ऐसी क्लास होती है जो कि जावा में लिखी होती है और आपके डेटा को वो जावा में यहाँ पर फैच करती है ताकि आप एक प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करके उस डाटा के साथ खेल सकें। तो क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग भाषा जावा आती है तो आप जावा का कोड कहाँ लिखोगे? जावा का कोड आप एचटीएमएल में तो लिखोगे नहीं, तो आपको उसके लिए जावा की क्लासेस चाहिए होंगी, इन्हें ही हम सर्वलेट कहते हैं। तो आपको अपने डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, अपने कोड को लिखने के लिए एक सर्वलेट की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं सर्वर में काफी सारे सर्वलेट्स। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपने मान लीजिए प्रोजेक्ट में 2 पेज बनाए तो आपको हर पेज के लिए एक सर्वलेट चाहिए होगा। आपने 4 पेज बनाए तो आपको 4 सर्वलेट चाहिए होंगे, 3 बनाए तो 3 सर्वलेट चाहिए होंगे। तो इसी तरीके से आपके जो सर्वलेट हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और ये सारे सर्वलेट आपके सर्वर के पास होते हैं, इसलिए इसको सर्वलेट कंटेनर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोई क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजता है तो ये जो सर्वर होता है इसमें सर्वलेट जो होते हैं, सर्वलेट को केवल जावा समझ में आती है, इसको एचटीटीपी समझ में नहीं आता। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर कौन करता है? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक और फाइल इस सर्वर के पास होती है जिसे हम कहते हैं web.xml फाइल। web.xml फाइल के अंदर कुछ पार्स क्लासेस होती हैं जो कि आपके एचटीटीपी के कोड को जावा के कोड में कन्वर्ट करती है ताकि सर्वलेट के लिए वो यूजर अंडरस्टैंडेबल हो सके, ताकि वो सर्वलेट अंडरस्टैंडेबल हो सके और सर्वलेट आपके द्वारा फॉर्म में भरे गए डेटा को निकाल के काम कर सके। तो ये जानकारी किसके पास होती है? web.xml के पास होती है। जब आपका कोई डेटा सर्वर से हिट होता है तो यहाँ पर उसे रोकने के लिए उसकी पहली मुलाकात web.xml के साथ होती है। आपका जब डेटा यहाँ पर आता है तो web.xml उससे कहेगा कि तुम्हें किससे मिलना है, तो बकायदा ये उसको बोलता है कि मुझे सर्वलेट 3 से मिलना है। web.xml अपने बही खाते को खोलकर चेक करता है कि क्या मेरे इस सर्वर में सर्वलेट 3 नाम की क्लास मौजूद है। अगर वो मौजूद होती है तो वो आपके कंट्रोल को उस सर्वलेट के पास भेज देता है और आपका वो सर्वलेट एग्जीक्यूट होने लगता है। जो भी कोड आपने उसमें लिखा होगा वो फायर हो जाता है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास? यस सर। ओके, अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट पड़ाव क्या आता है। जब आप उस डाटा को जावा में कन्वर्ट कर लेते हो, यहाँ पर आप निकाल लेते हो, उस डाटा को प्रोसेस कर लेते हो, उसके बाद वही डेटा आपको वापस क्लाइंट के पास भेजना होता है, मैसेज के रूप में या डाटाबेस के रूप में आपको वो डाटा क्लाइंट तक पहुंचाना होता है। अब उस डाटा को आप क्लाइंट तक कैसे पहुंचाते हैं? देखो, आप इस डाटा को डायरेक्ट जावा में तो यहाँ भेज नहीं सकते क्योंकि क्लाइंट को जावा नहीं आता। क्लाइंट को केवल एक HTML का पेज जो यूजर इंटरफेस होता है वही समझ में आता है जो आप डिजाइन करके भेजते हो। तो यहाँ से आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस डाटा को HTML में कन्वर्ट करोगे और उसको वापस से HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से क्लाइंट तक पहुंचाओगे ताकि आपको समझ में आए, क्लाइंट को दिखाई देगा कि डेटा सबमिटेड। आपने देखा होगा जब आप डेटा भरते हो और आपका डेटा जब सबमिट हो जाता है तो आपको एक दूसरा लॉगिन पेज दिखाई देता है, तो वो HTML में होता है। आपका जब डेटा सबमिट हो जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है, वो भी एक HTML फॉर्मेट में होता है। जावा का कोड तो नहीं दिखाते आपको। आपने किसी को फोन पे कोई एप्लीकेशन दिया हो, कोई किसी को पैसे दिए हो, तो आपके पास जब वापस से कोई मैसेज आता है तो एक HTML का फॉर्म खुल के आता है जिसमें लिखा होता है पेमेंट डन, डिटेल्स लिखी होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जावा का कोड भेज दिया और लगाते रहो दिमाग, ऐसा तो कभी नहीं होता। ये इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपका जब डेटा सर्वलेट के पास जाता है तो सर्वलेट उसको यूजर रीडेबल बनाने के लिए वापस से उसको HTTP में कन्वर्ट करता है। अब उसको HTTP में कन्वर्ट करने के लिए सर्वलेट के पास 2 तरीके होते हैं। या तो सर्वलेट खुद अपने अंदर HTML लिखे और क्लाइंट को भेजे, ये बहुत कठिन होता है। वो दूसरा तरीका यूज करता है यहाँ पर JSP का पेज। JSP के पेज में बाय डिफॉल्ट HTML रहती है, आप इसमें HTML प्लस जावा दोनों लिख सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान होता है। इसलिए JSP को मैदान में उतारा गया ताकि आप यूजर पर रेस्पॉन्स दे सकें। तो एक बार फिर से मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पर ये सारा साइकिल कैसे घूम रहा है, और यही है पूरा आधार आपकी वेब एप्लीकेशन का। इसको समझने का मतलब है एडवांस जावा का परिपक्व होना। पूरी एडवांस जावा इसी में संजो के रखा हुआ है। बस आप इसे हमारे नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत छोटा है, अपने नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत विशाल का है। गॉट इट? इसी में पूरा जावा है। यूजर ने फॉर्म भरा, डेटा HTTP में कन्वर्ट हुआ, गया सर्वर के पास। इसकी पहली मुलाकात web.xml से हुई। आपके रिक्वेस्ट ने इसको, जो यूजर सर्वर को देता है, इसे यूजर रिक्वेस्ट कहते हैं। आपके इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा web.xml।
इस रिक्वेस्ट में आप ये लिखकर भेजते हो कि आपको अपना डाटा किस सर्वलेट से प्रोसेस करवाना है, ये आप लिखकर भेजते हो, जो कि web.xml पार्स करके चेक करता है। अगर वो सर्वलेट, वो यूआरएल वगैरह अगर आप मैच कर जाता है आपका, तो वो आपके कंट्रोल को उस पर्टिकुलर सर्वलेट के पास भेज देता है। वो सर्वलेट आपके डाटा पे काम करता है, डाटा को निकालता है, प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद अब वो एज अ रेस्पॉन्स आपको एक HTML का पेज तैयार करके क्रिएट करके देगा। तो उसे बनाने के लिए वो JSP का इस्तेमाल करता है यहाँ पर, और आपको HTML में डाटा कन्वर्ट करके क्लाइंट तक वापस पहुंचाता है, अगेन HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से। इसे हम बोलते हैं सर्वर रेस्पॉन्स। यूजर की रिक्वेस्ट गई तो बाद में सर्वर आपको रेस्पॉन्स करता है। तो कई बार वो JSP का इस्तेमाल करके भेजेगा, बट JSP हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। तो आपका डाटा जो भी यहाँ पर आएगा, मैं उसको डायरेक्ट HTML के माध्यम से यहाँ पहुंचाऊंगा, JSP के माध्यम से नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। सो प्लीज कंफर्म करें, ये समझ आ गया? इसका फोटो ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो। यस सर। ओके, अब मेरे कुछ सवाल हैं जिनको हम यहाँ से आगे पूरा करते हुए बढ़ेंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, टॉमकैट, जेबोस, ग्लासफिश सर्वर, कौन सा सर्वर ज्यादा शक्तिशाली है? ग्लास बेस्ड सर्वर। ग्लासफिश सर्वर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ओके, व्हाई द सर्वर इज नोन एज सर्वलेट कंटेनर? बिकॉज सर इसमें बहुत सारे सर्वलेट रखे होते हैं, इसलिए सर्वलेट कंटेनर कहा जाता है। वेरी गुड। सर्वलेट की हमें जरूरत क्यों होती है? क्योंकि सर मॉड्यूलेट करने के लिए सर। और बताओ अच्छे से, और एक्सप्लेन करो क्या चीज मॉड्यूलेट करता है ये? जो हमारा जो हम इनपुट यूजर की तरफ से आता है, वो HTML फॉर्मेट में होता है। उसको फिर जी उसको मशीन जो हमारा है जावा प्रोग्रामिंग को रीड करके लैंग्वेज में मिलाने के लिए वो उसको करना पड़ता है सर, ताकि वो मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको रन कर सके और समझ सके। दैट इज द पॉइंट, बिकॉज सर्वलेट पे यूजर कोड लिख रहा होता है, और वो सर्वलेट पे जो यूजर कोड होता है वो जावा में लिखा जाता है। और इस कोड को जब आप सर्वर के पास भेजते हैं HTTP में, तो HTTP का जो डाटा होता है सर्वर नहीं पढ़ सकता, सर्वर को समझ नहीं आता वो, तो उसको हम जावा में कन्वर्ट करके यहाँ पर रेंडर करते हैं। उसके लिए सर्वलेट की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास सर्वलेट नहीं होगा तो वो HTTP का डाटा जावा में कन्वर्ट नहीं होगा आपका। सर्वलेट का काम होता है आपके HTTP के डाटा को बाहर निकाल के जावा में कन्वर्ट करना, ताकि आप जावा में उसकी कोडिंग कर सकें। ठीक है, डायरेक्ट आप HTTP के डाटा को नहीं पढ़ सकते हैं। यस सर। web.xml का काम होता है इन सबकी मैपिंग करना, इन सबकी जानकारी web.xml के पास होती है। आपके पास कितने सर्वर है, कितने सर्वलेट हैं, वगैरह वगैरह। और यहाँ से डाटा कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे पार्स होगा, ये सारी क्लासेस भी web.xml में पहले से इनबिल्ट होती है। तभी सर्वलेट उसको पार्स कर पाता है, उसको कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि सर्वलेट को बने हुए मेथड्स और जो क्लासेस होती हैं, जो API होती हैं, वो उसको web.xml ही प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैं चाहता हूं तहस नहस करना, तो मैं केवल web.xml की फाइल को लेकर डिलीट मार दूंगा, तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए, यूजर रिक्वेस्ट और सर्वर रेस्पॉन्स क्या चीज है? तो यूजर जिस लैंग्वेज में रिक्वेस्ट करता है उसको रिस्पॉन्स भी उसी में चाहिए, ताकि यूजर समझ सके कि हमने क्या किया, हमारा क्या आउटपुट आया है। ओके, तो सर्वर उसको वो रेस्पॉन्स किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजेगा? HTML फॉर्मेट में सर, HTML जावा से फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजेगा। बहुत बढ़िया। आई होप ये पिक्चर दिमाग में बैठ गई है आप लोगों के। ठीक है, इसी के सिद्धांत पे, इसी के प्रिंसिपल पे बाकी का काम होगा। चलिए आगे देखते हैं। सर एक चीज क्वेरी थी सर इसमें। पूछो पूछो। ये web.xml फाइल है, इसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है सर्वलेट 1 सर्वलेट 2, जो हम सर्वलेट लिखेंगे सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। ओके ओके, या बाय मतलब इसमें ऑटोमेटिक लेता नहीं है ना, जैसे हम लिखते चले जाएंगे सर्वलेट लेता नहीं है इसमें, लिखना पड़ता है, बट मैं आपको तरीका लिखने वाला नहीं बताऊंगा, बट पता होना चाहिए कि भैया लिखना पड़ता है। ठीक है ठीक है। मेरा, आपने जावा तो पढ़ाया ही होगा, आपको पता ही होगा, मेरा काम होता है आसान से आसान तरीके तक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। समझ गए? तो मैं कुछ ऐसा ही लॉजिक बताऊंगा कि आपको ये कभी भारी लगेगा ही नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, जब भी आप कोई सर्वलेट क्लास बनाते हैं, सर्वलेट क्लास हम सबको पता है क्यों बनाते हैं। HTTP का जो डाटा हमारे पास आता है HTML का, उसको जावा में कन्वर्ट करके काम करने के लिए। अब सर्वलेट क्लास जो आप बनाते हैं अपने सर्वर के अंदर, वो एक लाइफ साइकिल से होते हुए गुजरती है। क्या होता है वो देखिए। सबसे पहला होता है, ये सर्वलेट की लाइफ साइकिल है, एग्जाम में आए कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए।
सबसे पहला स्टेप होता है सर्वलेट लोडिंग। यानी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में आपने 50 सर्वलेट बना रखे हैं। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे तो जितने भी सर्वलेट क्लासेस हैं जावा की वो आपके सर्वर में लोड हो जाएंगे। लोड समझते हो क्या होता है? लोड, एक गाड़ी में अगर मान लीजिए 50 आदमी को बैठा के ले जाना चाहते हो तो गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक वो 50 आदमी गाड़ी में बैठ नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसी को लोडिंग बोलते हैं। ये वो वक्त होता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को चलाते हो तो प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए रेंडर होता है बिजी। वो समय आपकी सारी क्लासेस को, आपके सारे डीएलएल को लोड कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सर्वलेट इंस्टेंस। सर्वलेट इंस्टेंस क्या होते हैं? बिकॉज आप सभी जानते हैं कि सर्वलेट जो होती हैं वो जावा की क्लासेस होती हैं और क्लास का बनाया गया जो ऑब्जेक्ट होता है उसे इंस्टेंस कहते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जितने भी सर्वलेट आपके प्रोजेक्ट में लोड होंगे उन सभी के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। अगर 50 सर्वलेट आपके प्रोजेक्ट में है तो 50 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तीसरा स्टेप, और ये घटनाएं एक बार घटती हैं, बार बार नहीं घटती हैं। प्रोजेक्ट चलाया तो एक बार लोड होगा, ये थोड़ी ना प्रोजेक्ट चलाया लोड हो रहा है लोड हो रहा है लोड हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार लोड होता है, सर्वलेट के ऑब्जेक्ट आपके बना दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट होते हैं उन सबको डेटा दे दिया जाएगा। वो जैसे आप किसी मोबाइल पे कोई गेम आप खेलते हो, जब उसको कभी भी स्टार्ट करते हो तो मोबाइल दोबारा से लोड होती है और जहां पर आपने छोड़ा हुआ होता है वो डाटा उसमें वापस आ जाता है। अगर आप 5 लेवल पर थे तो वो 5 लेवल से स्टार्ट होता है डेटा। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, जितनी वैल्यू उसकी थी वहां से वो इनिशियलाइज हो रहा है, जितना भी आपने अपने प्रोजेक्ट में डाल रखा होता है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने दोनों में फर्क होता है। ओके, डेटा इनिशियलाइजेशन। तो आपके सर्वलेट सबसे पहले लोड होते हैं, उनके इंस्टेंस बनते हैं और उसके बाद वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। हर सर्वलेट के पास एक ही चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जीक्यूट होती है। एक ही चीज होती है जो बार बार एग्जीक्यूट होती है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में जानते हैं सर्विस मेथड के नाम से। ठीक है, तो सर्वलेट की लाइफ साइकिल में सबसे पहला दौर आता है सर्वलेट का लोडिंग होना, सर्वलेट के ऑब्जेक्ट बनना, सर्वलेट के ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइज होना, उसके बाद सर्विस मेथड। सर्विस मेथड क्या होते हैं? सर्विस मेथड हम यहाँ पर जो यूज करते हैं जैसे कि डू गेट, डू पोस्ट, यानी जब आप कोई डेटा सर्वर पे भेजते हैं, सर्वर आपको कोई डाटा भेजता है वापस रिटर्न करके, तो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसे सर्विस मेथड कहते हैं। और ये सर्विस मेथड आपके लगातार होते रहते हैं। मान लीजिए आपने किसी साइट को लोड कर लिया, चला लिया, साइट लोड हो गई। उस साइट के लोड होने के बाद आप क्या करते हो? लॉग इन कर लिया, अपडेट कर लिया, कोई डाटा इंसर्ट कर दिया, कोई चीज सर्च कर ली, तो चलती रहती है ना प्रोसेसिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो बार बार थोड़ी ना लोड होता है, वो चलता रहता है प्रोसेसिंग, आपका लगातार चलता रहता है। आप जीमेल के अंदर चले गए तो जीमेल एक बार लोड हो गया तो हो गया ना लोड, अब थोड़ी ना वो बार बार लोड होगा। आप उसमें किसी को मेल भेजे, आज भेजा, फिर कल भेजा, फिर परसों भेजा, वो चलता रहेगा, प्रोसेसिंग चलती रहेगी आपकी। तो इसे हम सर्विस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस। और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम आप प्रोसेस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप प्रोसेस कर सकते हो। आखिरी स्टेप आता है सर्वलेट का अनलोड होना। जब आप अपने प्रोजेक्ट को बंद करते हो तो जितने भी सर्वलेट होते हैं आपके सर्वर में वो सारे के सारे अनलोड कर दिए जाते हैं, यानी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और उन्होंने जितने भी रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रखे होते हैं आपके सिस्टम में, वो उन सभी से आजाद हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई? ये सर्वलेट की एक लाइफ साइकिल है। प्लीज कंफर्म करें ऑनलाइन क्लास। यस सर। ओके, अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों से, कौन सी चीज होती है जो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होती है सर्वलेट की लाइफ साइकिल में? सर्विस मेथड। सर्विस मेथड, सर्वलेट मेथड नहीं होते, उनको सर्विस मेथड कहा जाता है। कोई एक सर्विस मेथड का नाम बताए। जैसे मैंने बताया था वहां पे इसमें लिखा हुआ नहीं देखा था, डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, ये सारे हमारे सर्विस मेथड होते हैं। ओके, किसी को जब डाटा भेजा जाता है, लिया जाता है, तो इन मेथड का यूज किया जाता है। आमतौर पर फॉर्म से डाटा आता है, फॉर्म से जाता है। तो फॉर्म अगर आपने HTML पढ़ा हो या फिर आप लोगों ने डिजाइनिंग पढ़ी हो तो फॉर्म बनाते वक्त आपने मेथड देखा होगा, वहां लिखते हैं गेट पोस्ट, कभी सुना होगा ना, जाने गेट सर, ये वही सर्विस मेथड होते हैं। यस, ये वही होता है सर्विस मेथड, फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ये बताइए कि जब आप सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करते हो, अनलोड करते हो, तो ये प्रोसेस कितनी बार होता है? एक बार होता है। ओके, इंस्टेंस कितनी बार बनते हैं? एक बार सर। लोडिंग कितनी बार होती है? एक बार सर। अब मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट में 5 सर्वलेट हैं, तो मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो कितने सर्वलेट लोड होंगे? सर्वलेट कंटेनर लोड होगा सर, उसके अंदर मल्टीपल सर्वलेट होंगे। हाँ, अगर मान लीजिए उसमें 5 सर्वलेट हैं और मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो कितने सर्वलेट लोड होंगे उसमें?
पांचों लोड होने चाहिए वैसे सर, जो एक बार पांच ही होंगे, पांच ही होंगे, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम कॉन्फिडेंटली उत्तर देना है। पांच ही होंगे, पांच थे तो पांच ही होंगे, ठीक है। ओके सर। आगे देखो, अब बात आती है कि सबलेट को बनाना कैसे है आपको, ठीक है। सबलेट तो बनाओगे आप, अब ये सबलेट बनता कैसे है। सो यू कैन क्रिएट द सबलेट क्लास बाय इम्प्लीमेंटिंग सबलेट इंटरफेस। तो एक सबलेट क्लास आपको बनाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में, और इस सबलेट क्लास को बनाने के लिए आपको सबलेट नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में आपने क्लास बनाई माई क्लास, तो आप इसको एक सबलेट बनाना चाहते हैं जो HTML से आपके आने वाले रिक्वेस्ट को हैंडल करके यहाँ पे काम करेगा। आपने फॉर्म में क्या डाला है, इनपुट बॉक्स में क्या डाला है, तो वो कोडिंग यहाँ पर की जाएगी। तो इसे सबलेट बनाने के लिए आप सबलेट नाम के इंटरफेस का इस्तेमाल करोगे, इसको इनहेरिट करोगे। जब किसी सबलेट को इनहेरिट करते हैं तो इंप्लीमेंट्स लिखा जाता है, तो ये सबलेट इनहेरिट हो जाएगा। और कोई खास बात बताओ, सबलेट एक इंटरफेस है, इंटरफेस को जब हम इनहेरिट करते हैं तो क्या होता है, बताइए इसके बारे में। यहाँ से जावा की पढ़ाई इसीलिए तो कहते हैं जावा आना चाहिए। जब हम किसी इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो क्या होता है, कोई भी बच्चा दिमाग लगाओ। नो आइडिया सर उस मेथड की बॉडी चेंज करिए, बॉडी को अलग तरीके से डिफाइन करा जाता है। आप कुछ बता रहे हो, उसको कुछ इस तरीके से बताइए कि जो इंटरफेसेस होते हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अगर आप इंटरफेस को अपने प्रोजेक्ट में इनहेरिट करते हो तो आपको उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो सारे पूरे करने पड़ेंगे। यस सर। तो ये आपकी क्लास के लिए एक हेडेक का काम हो जाता है। तो आपको ये उत्तर देना चाहिए सभी को, ये पढ़ा था हमने। मान लीजिए आपको बंदूक चलानी आती है, बॉर्डर पे खड़े हो, जिस वक्त दुश्मन आपके सामने आया उस वक्त आप बंदूक चलाना भूल गए या आपको पता नहीं चल रहा कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम ऐसी ट्रेनिंग को क्या कहेंगे, कोई फायदा हुआ, जीरो। वो तो मर गया ना, गोली लग गई उसको। जावा को पढ़ने का अर्थ यही था, टेस्ट लेने का अर्थ यही था कि सही समय पर अब उत्तर निकल के आने चाहिए। इसका पढ़ाई का मतलब, टेस्ट का मतलब ये कदापि नहीं था एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं और उस वक्त तक आप पढ़ो और उसके अगले दिन भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओके, ये जावा नहीं आती है तो इसको समझना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए इन बातों को, रट्टा मारा हो जाएगा नहीं। सबलेट एक इंटरफेस है, सबलेट में बहुत सारे मेथड्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो आपको अपने क्लासरूम में पूरा करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत हेडेक का काम हो जाएगा। तो एक दूसरा तरीका है भी है हमारे पास सबलेट बनाने का। वो दूसरा तरीका क्या है, हम एक दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो होता है HTTP सबलेट क्लास। ये HTTP सबलेट क्लास ऑलरेडी पहले से जावा में बना दी गई है और ये क्लास सबलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर लेती है और इसके मेथड में हम पूरा भी कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भविष्य में जब आप कोई अपनी सबलेट क्लास बनाएंगे तो आप अपने सबलेट क्लास कैसे बनाएंगे, HTTP सबलेट को इनहेरिट करके। तो जब आप HTTP सबलेट एक क्लास है, इसको जब आप इनहेरिट करेंगे तो एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे, और अब क्योंकि ये क्लास है तो इसके किसी भी मेथड को यहाँ पर पूरा करना आपकी जिम्मेवारी नहीं बनेगी और आप फ्री हो जाएंगे। समझ में आया? इस तरीके से आप अपने सबलेट को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई इंटरव्यूअर आप पूछ ले कि भैया सबलेट बनाने के लिए जरूरी है क्या, तो बोले नहीं, सबलेट तो सबलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ही बनाया जा सकता है। ओके, क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, अब सवाल खड़ा होता है कि अब सर आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, थोड़ा सा वो बताओ, प्रैक्टिकली सिस्टम पे क्या चलेगा, ठीक है। तो चलिए सिस्टम पे लेके चलते हैं आपको। ये मैंने खोला नेटबिंग, ठीक है भाई। अब मान लीजिए मुझे प्रोजेक्ट बनाना है वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म बनाने आने चाहिए। तो आप मुझे बताइए फॉर्म किस किस को बनाने आते हैं? HTML फॉर्म पता है, फॉर्म्स HTML किस किस को पता है? एक बच्चा ऑनलाइन में, सर मुझे आते सर, एक बच्चा, यस सर आता है। तो आते सर, 3, मतलब आधी क्लास को आता है। चलो, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को देखिएगा, यहाँ पर आ जाइए।
और क्लास खत्म होने के बाद फॉर्म बनाना सीख लीजिए पहले वहां जाके, ठीक है? अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ आगे, बट फॉर्म बनाना पहले सीख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर चले जाना, ये डालना यूट्यूब पे। किसी को डिजाइनिंग नहीं आती और वो डिजाइनिंग में एक्सपर्टाइजेशन करना चाहता है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहता है, आप कहीं पर भी मत जाइए, 20-30 हजार रुपए देकर आप फ्री में सीख लीजिए। यहाँ पर जाओ आप, और मैं आपको वादा देता हूँ कागज पे लिख के, आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे डिजाइनिंग में। आई गिव यू द प्रॉमिस। ढंग से ईमानदारी से पढ़ लिए तो आप कुछ नहीं करना आपको। गो टू द प्लेलिस्ट और आपको यहाँ पर जाना है, 17 वीडियो है, इनको देख लीजिए, आपको डिजाइनिंग आ जाएगी। शुरू से देखना चाहते हो शुरू से देख लो, बट फॉर्म का ये है जिसको मैं अभी रिकमेंडेड करूंगा। लेकिन आप डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, आगे चलकर पढ़ेंगे, तो इसको देख लीजिएगा, आप हर एक किसी को टक्कर दे पाएंगे। फुल्ली आपको डिजाइनिंग आ जाएगी, एकदम रेस्पॉन्सिव। 17 वीडियो समय निकाल कर देखा जा सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए रिकमेंडेशन है, इसको जरूर देखना है, ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट। ऑनलाइन क्लास कंफर्म हो गया यहाँ तक? यस सर। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है फाइल पे, उसके बाद आप जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, उसके बाद आप जाएंगे जावा वेब पर और यहाँ से लेंगे वेब एप्लीकेशन। आपको नेक्स्ट करना है, ये आपके एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। तो मैं इस एप्लीकेशन का नाम डाल देता हूँ वेब एप्लीकेशन 6 SS और 6 जनवरी, याद रहेगा इससे मुझे। और इसके बाद ये आपकी लोकेशन होगी जहां पर ये आपका प्रोजेक्ट सेव होगा। लोकेशन चेंज भी कर सकते हो आप। अब आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सर्वर आपको दिखाया जाएगा। किसी किसी के सिस्टम में सर्वर नहीं आ रहा होगा, तो आप इंटरनेट कनेक्ट करके यहाँ से ऐड करना, सर्वर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना, तो आपके सर्वर को इंस्टॉल कर देगा। जैसे ये सर्वर्स होते हैं ना, इनको इंस्टॉल कर देगा। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। या हेलो है, हाँ भैया, या विहान बताइए। देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरा सर्वर आ रहा है। उसके बाद जावा का एंटरप्राइज एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा बाय डिफॉल्ट। जो भी आ रहा हो उसको रहने देना, उसको चेंज मत करना। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्प्रिंग और हाइबरनेट, ये हमें अभी नहीं पढ़े हमने, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद आपको फिनिश करना है और आप देखेंगे कि आपकी एक एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक HTML का पेज आ चुका है, जहां पर आप अपना फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ पर इस तरह का साइन होता है इस एप्लीकेशन का। जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको ये कुछ डायरेक्टरीज दिखाई देंगी। आपके जितने भी पेजेस होते हैं, डिजाइन पेज होते हैं, जिनको यूजर इंटरफेस कहते हैं और जिनको हम व्यू के नाम से भी जानते हैं। MVC के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर होते हैं, जो M फॉर मॉडल, मॉडल में डाटा का काम होता है। V इज फॉर व्यू, व्यू में डिजाइनिंग का काम होता है। C इज फॉर कंट्रोलर, जहां पर कोडिंग लिखी जाती है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो वेब पेज के अंदर होती है। इसी के अंदर आपके सारे HTML पेज होते हैं। इसी वेब पेज के अंदर आपको यहाँ पर वेब इन्फो दिखाई देगा। ये वो फोल्डर होता है जिसमें आपकी web.xml फाइल को सुरक्षित रखा जाता है। तो वो web.xml फाइल इसके अंदर बनेगी, ठीक है। यही यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखती है कि आपके सर्वलेट में कितने, आपके सर्वर में कितने सर्वलेट हैं और उनकी जो URL मैपिंग है वो क्या है। ये जानकारी उसमें लिखी जाती है। ये कैसे लिखी जाती है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सोर्स पैकेज दिखाई देगा। इसके अंदर आपके जितने भी सर्वलेट होंगे वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। यानी एक तरह का कंट्रोलर होता है जहाँ पर आप कोडिंग लिखते हैं और कोडिंग आप अपनी सर्वलेट में लिखते हैं। तो जितने भी सर्वलेट होंगे वो इसके अंदर बनेंगे। उसके नीचे आप लाइब्रेरी देखेंगे। लाइब्रेरी के अंदर आपकी सारी जार फाइल्स होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, हम JDK यूज करने वाले हैं, हम सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं, ग्लासफेस सर्वर यूज करने वाले हैं। कल को आप JDBC कनेक्टिविटी करोगे तो उसकी जार फाइल, ये आप लोगों ने कोर जावा में भी देखा था, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली जाती है। तो आप किसी के भी प्रोजेक्ट में इसे खोल कर चेक कर सकते हो, JDK कौन सा चल रहा है, सर्वर कौन सा है, वो यहाँ दिख जाएगा आपको। उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये बिल्कुल ब्लैंक रहनी है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल मैनिफेस्ट होती है, यानी मशीन जानकारी होती है, इसमें नथिंग, ब्लैंक होती है, ठीक है। 1-2 लाइन लिखी होती है बस इसमें, और नथिंग एल्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सो आई होप सो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि किसके अंदर क्या चीज आपको रखनी है। कंफर्म करेगा।
ऑनलाइन Yes. क्लास, ठीक। अब सवाल खड़ा होता है कि आगे का काम कैसे होगा। आप सबसे पहले अपने HTML पेज के पास जाएंगे। आपकी वेबसाइट में एक HTML पेज जरूर होता है जिसका नाम इंडेक्स होता है, बिकॉज जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट में वेब पेज के अंदर इंडेक्स पेज को ढूंढता है डिफॉल्ट। वो उसको अगर मिल जाता है तो उसे वो रन कर देता है, ठीक है। तो इंडेक्स पेज डिफॉल्ट आपके पास होता ही होता है। अब यहाँ पर आपको अपना कोड लिखना होता है, ठीक है, डिजाइन बनाना होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन करता हूँ, तो फॉर्म का के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा फॉर्म क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बना दिया है। फॉर्म में एक्शन और मेथड नाम की दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ऑटो कंप्लीट होती है, इसको हम ऑफ करके चलेंगे। अब फॉर्म के अंदर हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर टेबल के अंदर ये पहला रो हम ले लेंगे 10 और इसके अंदर हम एक हेडिंग तो नहीं, मैं एक कॉलम बनाता हूँ और इस कॉलम को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। इसके अंदर मैं एक लेबल बनाऊंगा, लेबल, और ये होगा लेट सपोज लेबल में मैं लिख देता हूँ जैसे कि यूजर नेम, ओके। तो यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ आएगा लेबल में। उसके बाद एक और कॉलम हमने लिया, सेकंड कॉलम, और इसमें मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप में टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैं एक नाम दे दूंगा यूजर नेम के नाम से, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में डाल दूंगा एंटर यूजर नेम। तो ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बन जाता है। कंप्लीट हो गया ये वाला प्रोसेस। अब मुझे ऐसा ही दूसरा प्रोसेस बनाना है, मान लीजिए एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन के लिए। तो मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पर डाला पेस्ट, यहाँ पर लिख दिया मैंने यूजर डेजिग्नेशन, और टाइप मेरा टेक्स्ट ही रहेगा। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ यूजर डेजिग्नेशन और एंटर यूजर डेजिग्नेशन। तो ये भी बन गया है। एक फील्ड और बना लेते हैं यूजर सैलरी के पर्पज से, पहले भी ठीक है। तो उसको भी हमने उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया यूजर सैलरी, और टेक्स्ट ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं यूजर सैलरी, और इसके बाद यहाँ पर एंटर डेजिग्नेशन डाल देते हैं। 1 मिनट देना बच्चों। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने लिखा यूजर सैलरी, गॉट इट। यहाँ पर भी हम इस इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं यूजर सैलरी। आई होप फॉर्म आप डिजाइन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यस जिसको सर, याद आ गया। डिजाइनिंग के बारे में वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक रो और बनाना है और एक कॉलम, इसमें हम ले लेंगे एक बटन, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू में आप डाल देंगे एक क्रिएट अकाउंट, और ये बंद कर देंगे। सिंपल। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे तो डिजाइन आपको दिख जाएगा। सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले जब आप इसे रन करते हैं तो आपका सर्वर लोड होता है। देखो सर्वर लोड हो रहा है। अब सर्वर जब लोड होता है तो आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी सेपरेट क्लासेस होती हैं, जितने भी आपके जेएसपी पेज होते हैं, डिजाइन पेज, जेएसपी पेज, एचटीएमएल पेज, वो सारे वहाँ पर लोड होते हैं। लोड होने के बाद उनके ऑब्जेक्ट बनते हैं। ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो इनिशियलाइज होते हैं और फिर आपको दिखाई देते हैं। फिर उसके अंदर आप सर्विस यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म भर के सबमिट करा तो आपका डाटा कहीं गया, डू गेट, वापस आया डू पुट, गेट पुट, ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। तो सर्विस आपकी लगातार चलती रहती है। आप देख सकते हैं फॉर्म आपके पास आ गया। ऑनलाइन क्लास का फॉर्म करो। यस सर, यस। चलो, अच्छा अटेंडेंस तो बच्चे, उसके बाद तो कोई ऐड ऑन हुआ नहीं है। लास्ट अटेंडेंस पोजीशन यही है। तो सैटरडे संडे एडवांस जावा 11:30 बजे। ओके, आगे देखो। अब तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब मैं ये बटन दबाऊं डाटा भरने के बाद, तो इसकी जो रिक्वेस्ट होती है, ये जो डाटा होता है, ये कहाँ जाता है? ये आपके फॉर्म पे जाता है। ध्यान रखना, ये कहाँ जाता है? फॉर्म पे जाता है ये डाटा।
और फॉर्म पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये फॉर्म पे डाटा जाने के बाद किसको हिट करता है, एक मेथड को हिट करता है जिसका नाम होता है गेट मेथड। क्या नाम होता है? गेट मेथड। तो गेट मेथड पे ये डाटा पहुंच जाता है बाय डिफॉल्ट, और वो चीज हमें लिखनी पड़ती है। आप देख सकते हैं जो गेट के थ्रू आपका डाटा जाता है वो यूआरएल में दिखाई देता है। देखिए ये यूआरएल में आपको दिख रहे हैं ना सारे वेरिएबल, यही वेरिएबल आपने बनाए थे, याद कीजिए। ये यू नेम, यू डेजिग्नेशन, यू सैलरी, ये क्या है? इनके नाम, इनके नाम दिए थे मैंने, वो नाम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वो नाम है जो आप लोगों ने दिए थे। देखिए अगर एग्जांपल के रूप में मैं इसका नाम एक्स वाई जेड कर देता हूँ, डेजिग्नेशन का नाम, तो देखना एक्स वाई जेड आएगा। और जैसे ही आप बटन सबमिट करते हैं आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचती है? आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है फॉर्म के पास, और यहाँ पर एक मेथड होता है। आपने नहीं लिखा ना तो यहाँ पर गेट लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो भी गेट लिखा हुआ है, याद रखना है। तो यहाँ पे गेट लिखा हुआ है। गेट के थ्रू जब कोई डाटा जाता है तो वो कहाँ से जाता है? यूआरएल से जाता है, यहाँ से जाएगा डाटा आपका। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैंने रन किया, यूआरएल से जा रहा है। इस बार देखिए आपके वेरिएबल का नाम क्या उठाया उसने? एक्स वाई जेड। मैंने ये लिखा था इसलिए उठाया। तो ऐसे जाता है डाटा यूआरएल के माध्यम से। ओके, तो ये डाटा यूआरएल से गया। अब हम इस डाटा को हैंडल कहाँ करेंगे? सबलेट के पास। आपका डाटा यूआरएल से गया, ये डाटा किसके साथ हिट होगा? ये डाटा आपको मिलेगा एक सर्वर से। सर्वर में इसकी जानकारी, ये डाटा आप भेज रहे हो किसको, किसके अंदर लिखोगे? ये जानकारी वेब के अंदर लिखोगे। पहले वो जानकारी इसके अंदर लिखो, समझ गए? वो जानकारी इसमें लिखो। जानकारी लिखने के बाद क्या करोगे? एक सबलेट बनाओगे, फिर सबलेट में डाटा को उठाओगे। सबलेट में डाटा कहां से उठेगा? इन पैरामीटर से उठेगा, जो यहाँ पर आई है वह पैरामीटर 3। इन पैरामीटर को यहाँ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से तीनों जानकारी उठा लेंगे। इस तरीके से कोडिंग होती है, समझ गए? अब ये काम होता कैसे है? तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि यार ये जानकारी वेब एक्सएमएल में लिखते कैसे हैं? पहला चुनौती। तो देखो जरा इसको लिखना कैसे है। आप एक एक्सएमएल फाइल ऐड करोगे अपने प्रोजेक्ट में। एक्सएमएल फाइल ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन उसमें अपने आप आ जाती है, एक्सएमएल का वर्जन, एक्सएमएल की पार्स क्लासेस, ये अपने आप आ जाती है। वर्जन और उसकी पार्स क्लासेस अपने आप आ जाती है। आपको उसमें क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। आपको उसके अंदर बनाना होगा एक सबलेट, ऐसे सबलेट। सबलेट में आप लिखेंगे सबलेट का नाम। जैसे मान लीजिए आपने अपने सबलेट का नाम एबीसी दे दिया, फिर आप लिखेंगे उसकी क्लास। ये सबलेट आपने कहाँ बनाया है उसकी क्लास बताएंगे, सबलेट क्लास का नाम क्या है। तो मान लीजिए आपने अपने सबलेट क्लास का नाम दे रखा है, एक पैकेज आपने बना रखा है एम्प्लॉय नाम का, और आपने सबलेट का नाम दे रखा है क्लास का नाम जैसे कि टेस्ट। ये एक क्लास है जो आपके डाटा को हैंडल कर रही है, टेस्ट नाम की। तो इस तरीके से आप उसकी मैपिंग देंगे सबलेट। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछते रहिएगा। अब इसके बाद ये सबलेट बंद हो जाएगा, सबलेट बन गया। अब इसको मैप कराने के लिए एक और इंफॉर्मेशन वेब एक्सएमएल में लिखी जाती है, मैपिंग। मैपिंग का अर्थ होता है वेब एक्सएमएल को कैसे पता चलेगा कि आपको किस क्लास में कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। आपकी रिक्वेस्ट किसके थ्रू आती है? यूआरएल के थ्रू आती है। यूआरएल में क्या होता है? एड्रेस होता है ना, मैपिंग होती है। मैपिंग इन द सेंस, अगर आपको इंडेक्स पेज खोलना होता है तो इस तरीके से मैप करते हो कि नहीं करते हो? स्लैश लगा के इंडेक्स, शायद वेबसाइट चलाई है ऊपर, यूआरएल में ऐसे डाल दो स्लैश लगा के पेज का नाम, स्लैश लगा के पेज का नाम, इसको मैपिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैपिंग। तो यूआरएल में जब ये चीज जाएगी तभी वेब एक्सएमएल को पता चलेगा कि आपको किस क्लास से मिलना है। ये जानकारी आप यहां पर अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। इसे हम बोलते हैं सबलेट मैपिंग। सबलेट मैपिंग में सबलेट का नाम लिखा होगा, तो जिस सबलेट को आपको मैप कराना है उसी का नाम लिखेंगे आप यहां पर, और यहां पर होगा यूआरएल पैटर्न। अब यूआरएल पैटर्न मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया इंडेक्स। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। बस जिसको ये समझ में आ गया उसको वेब एक्सएमएल पता चल गया, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप की वेब एक्सएमएल कैसे चलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेसिंग कैसे होती है। मान लीजिए आपने बटन दबाया, ये फॉर्म है, ये डाटा आ रहा है, यहाँ ये बटन है, आपने बटन दबा दिया। आपने बटन दबाया तो डाटा यूआरएल में प्रोसेस हुआ, समझ रहे हो? डाटा यूआरएल में कैसे प्रोसेस हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कुछ ऐसे, HTTPS, आपके प्रोजेक्ट का नाम, यही नाम था, वेब एप्लीकेशन 6 नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से इंडेक्स। क्या देखने को मिला?
तो जैसे ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर की मुलाकात किसके साथ हुई? इस XML फाइल से हुई इसकी मुलाकात। अब XML फाइल चेक करेगी यूआरएल पैटर्न। अब ये यूआरएल पैटर्न को ढूंढेगा सर्वलेट मैपिंग में सबसे पहले। तो ये यूआरएल पैटर्न इसको यहां पर मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो मिल गया, मौजूद था। आप किसी गलत पेज का नाम डालकर देखो, पेज नहीं खुलता। सही डालोगे तो खुलेगा ना। कैसे खुल रहा है? यूआरएल पैटर्न को इसने यहां मैच किया, मैच हो गया। यहां से वो चेक करेगा इसके सर्वलेट का क्या नाम है, क्या नाम है। अब इस ABC नाम के सर्वलेट को ढूंढेगा सर्वलेट नाम के टैग में। अब सर्वलेट नाम का टैग ये रहा। अब इसमें सर्वलेट ABC यहां पे मिल गया। अब इसको पता चल गया कि किस क्लास से मिलाना है इसको, क्या नाम है इसकी क्लास का। और ये सारे के सारे जो वेब XML ये कंटेनर होगा, ऐसे सर्वलेट कंटेनर होता है। इस सर्वलेट कंटेनर में एक सर्वलेट क्लास बनी होगी आपकी पहले से तैयार। क्या नाम होगा उसका? बात समझ में आई? तो जैसे ही आपने बटन दबाया, इंटरनली ये सारी घटनाएं घट जाएंगी और आपका कंट्रोल इस क्लास तक पहुंच जाएगा। सो ये होता है मैपिंग। ऑनलाइन क्लास कंफर्म? यस सर। कोई चीज किसी के मन में डाउट है तो पूछ लो। तो इंटरनली ये सारी घटनाएं घटती हैं। बोलो क्या कह रहे हो? पैकेज का नाम है ना ये। आप क्लास किसके अंदर बनाते हो? बिना पैकेज में कभी जिंदगी में क्लास बनी है आज तक हमारी? पैकेज के अंदर क्लास बनाते हो, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़ने का अर्थ पता है क्या है? इंटरव्यू अपने आप ही क्रैक हो जाएगा। आपसे ये क्या पूछेंगे, आप अपने आप अपनी इच्छा से बताते जाओ। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बताते जाओ। मेरे पास कोई किताब के नोट्स नहीं है। आप मेरे से पूछो, मेरे मन में जो भी आएगा मैं बताते चला जाऊंगा। सेम प्रोसेस आपको अपने आप को ऐसे ही बनाना होता है। समझ में आया? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बस ढंग से पढ़ लो, अपने आप बताते चले जाओ। तो ऐसे ऐसे चलता है प्रोसेसिंग और ये ऐसे हिट होता है। इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। आप लोग जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो वो भी ले लीजिए, याद रहेगा। वेब XML ऐसे फायर होती है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब इसको हैंडल करना है मुझे, ठीक है। तो इसकी जानकारी मुझे इस वेब XML में डालनी पड़ेगी। तो मेरे को पहले तो एक सबलेट बनाना पड़ेगा। तो सबलेट बनाएंगे। सबलेट यहाँ पर होता है वो एक्शन दिख रहा है। यहाँ पर होता है वो URL का नाम, यहाँ लिखते हैं वो URL पैटर्न। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो वो ऊपर URL में किसको लेकर जाएगा? इस पैटर्न को लेकर जाएगा। और ये पैटर्न को कौन ढूंढेगा? वेब XML ढूंढेगा। वेब XML में ये पैटर्न होगा तो वो उसको उसकी क्लास तक ले जाएगा। और उस क्लास में आपने मेथड यूज कर रखा होगा। ये डाटा किसके थ्रू हैंडल हो रहा है? गेट के थ्रू। तो उस क्लास में आपने सबलेट क्लास में मैंने बताया था ना, दो मेथड यूज करते हैं, गेट और पोस्ट। तो वहां पर गेट मेथड आपने लिखना होगा, वहां पर आप कोड कर रहे होंगे। तो इस तरीके से वो इसको हिट करेगा। तो अब बात आती है कि सबलेट बनाए कैसे। मैंने URL पैटर्न का नाम यहाँ पर ये दिया, याद रखना, ठीक है। तो क्लास का नाम, URL पैटर्न का नाम, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। ये URL पैटर्न आप कुछ भी दे सकते हैं। जो भी URL पैटर्न यहाँ पर आप देंगे वो आपको webx.xml में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं XYZ कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सबलेट आपके बनेंगे यहाँ सोर्स पैकेज में। सबसे पहले एक पैकेज बनाए इसके अंदर। इसका नाम मैंने डाल दिया, मान लीजिए एम्प्लॉय पैकेज। इसके अंदर मैं क्लास बनाऊंगा, सबलेट क्लास। इस क्लास को मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए टेस्ट, जैसा मैंने अभी पढ़ाया आपको। समझ रहे हो ना? मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट। अब मैं बढ़ा आगे। उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसने मुझे दिखा दी यहां पर। इसके बाद ये कहता है कि क्या आप इसकी XML फाइल बनवाना चाहते हो। वो आपसे खुद आगे से बोल रहा है कि क्या मैं इसके लिए वेब XML फाइल बना दूं। तो नेकी और पूछ हम कहेंगे बना दे, हमें नहीं बनानी पड़ेगी। और यहां आ गया URL पैटर्न। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में URL पैटर्न क्या दिया था, तो मैं यहां पर क्या दूंगा, XYZ। तो यहां पर मैंने दे दिया इस पैटर्न का नाम XYZ। ये मेरा URL पैटर्न हो गया। अब आप फिनिश करेंगे। ये आपके लिए एक वेब XML लिख देगा। चलो वेब XML देखते हैं एक बार। यहां पर देखिए वेब XML लिख दिया। अब इस XML फाइल को पढ़ो, आप सब समझ जाएंगे। यहां पर आप देखिए, इसने ये XML का वर्जन और ये इसकी पास क्लासेस है। मैंने कहा था ये दोनों चीज अपने आप आती है। मेन काम है यहां पर देखिए, इसने एक सबलेट बनाया। क्या नाम दिया आपके सबलेट को? टेस्ट। कौन सी क्लास को हिट कर रहा है ये?
ऐसा ही कुछ बताया गया था। इसको मैप कैसे करा रहा है वो, यहां देखिए, सर्वलेट का नाम टेस्ट और मैपिंग किसके माध्यम से हो रही है, यानी कि जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो ऊपर यूआरएल में क्या दिखेगा आपको, XYZ। वो वेब एक्सएमएल उसको यहां देख लेगा और उसको पता चल जाएगा कि ये तो टेस्ट सर्वलेट का बच्चा है। वो उसको सर्वलेट में ढूंढ लेगा और आपके कोड को इस क्लास तक पहुंचा देगा, और ये क्लास वो ढूंढेगा यहां पर, मिल गई ना। अब आपका डेटा इस क्लास तक जैसे तैसे करके लुढ़कता पुढ़कता पहुंच जाएगा। पहुंच गया, देखो यहां पहुंच गया वो, ये है सर्वलेट क्लास। और ये सर्वलेट क्लास कैसे बन रही है यहाँ पर, HTTP सर्वलेट को इनहेरिट करके। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक क्लास को जब इनहेरिट करता है तो बाय डिफॉल्ट अपने साथ बहुत सारे चीले चपाटे ले आता है, डू गेट डू पोस्ट आ रहे हैं, देखो। अब आपको अगर अच्छी नॉलेज है जावा की तो आप बिना डरे इन सबको डिलीट करने की ताकत रखते हैं। इसको बोलते हैं सही समझ। अगर समझ नहीं है तो रट्टा मारोगे आप। अब ये सही समझ का ज्ञान मैंने क्यों दिया, द पॉइंट इज दैट ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, और क्लास को जब आप इनहेरिट करते हो तो उसके किसी भी मेथड को पूरा करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है, तो आप उन्हें हटा सकते हो। लेकिन अगर ये इंटरफेस होता तो नहीं हटा पाते आप। इसको बोलते हैं समझ। और जिसको समझ नहीं है जावा की, वो रट्टा मार के चलेगा, वो उसको डिलीट करने से डरेगा, हाथ पैर कांपेंगे उसके। अब हमें पता है कुछ नहीं होने का तो कुछ नहीं होने का। यहां तक समझ में आ गया। हमारा कंट्रोल फॉर्म बटन दबाकर यहां कैसे पहुंच रहा है हमने ये समझना चाहा, यहां तक कंट्रोल आ गया आपका। अब इसके अंदर जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो किस मेथड के थ्रू भेजी है, गेट के थ्रू। तो आपको यहां पर इस सर्वलेट में एक सर्विस मेथड कॉल करना होगा, डू गेट। ये डू गेट मैंने कॉल कर दिया। इस डू गेट के अंदर जब आप इसे कॉल करते हैं तो ये दो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। पूरी एडवांस जावा 8 से 9 ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर टिकी होती है पूरी एडवांस जावा। रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, एक्सेप्शन, पेज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, सेशन, एप्लीकेशन, तो इस तरीके 9 ऑब्जेक्ट होते हैं। सबलेट में ये 9 के 9 ऑब्जेक्ट, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है काम करने के लिए, इन्हीं 9 ऑब्जेक्ट से सारा काम होता है। जैसे ब्रह्मांड में हम कहते हैं 8 ग्रह, इससे सारी दुनिया चल रही है, ऑलमोस्ट ऑल। ऐसे ही आपका जो एडवांस जावा है, जो JSP सबलेट होते हैं, वो इन 9 ऑब्जेक्ट पर टिके होते हैं, सारा काम इन्हीं से होता है। सबलेट में जब भी आप काम करेंगे तो इन ऑब्जेक्ट को आपको बनाना होता है, फिर आप कॉल कर पाते हैं। JSP में ये इम्प्लिसिट होते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब ये 9 के 9 ऑब्जेक्ट रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं आपको किसी ऑब्जेक्ट को खुद से बनाना नहीं पड़ता। इसमें बनाना पड़ता है। देखो, इसमें मैंने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया इसे लिखकर। कल को अगर मुझे कोई HTTP सेशन का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब कॉल करूंगा। कल को मुझे डाटा लिखना है पेज के ऊपर तो मैं प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब कॉल करूंगा। तो यहाँ पर हमें मैनुअली बनाना पड़ता है, यानी यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिट होते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब मैनुअली, और JSP में सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इम्प्लिसिट होते हैं, यानी ऑटोमेटिक बने बनाए मिलते हैं। यही फर्क आप वहां पर देखेंगे जब JSP पढ़ेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया डू गेट। यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है। ऑनलाइन क्लास प्लीज कंफर्म करें। यस सर। यस सर। तो मैं एक काम करता हूं, यहां तक हमारा कोड आया कि नहीं आया, एक पेज के माध्यम से लिख कर देखते हैं। तो मैं यहां पर एक मैसेज लिख देता हूं, पता चल जाएगा कि हम यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। आवर सर्वलेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ तक कोड को रन किया, ये डाला डाटा, बटन दबाया, इसको सर्वर नहीं मिला। अब देखते हैं सर्वर स्टेटस 404 दिया इसमें। बैक करो, बैक करो। मेथड का नाम लिखा हमने गेट, पैटर्न का नाम है XYZ। पैटर्न ऐसे नहीं, ऐसे देना होता है शायद। ओके, पैटर्न दे दिया मैंने, इस तरीके से आता है स्लैश लगा के। रन करते हैं दोबारा, इससे डालते हैं डाटा। देखो स्लैश आ रहा है ना लिख के, स्लैश पैटर्न होता है। नाम डाला उमेश, मैनेजर, सैलरी, बटन दबाया,
अभी भी रिक्वेस्ट में गड़बड़ है। पैटर्न देखो XYZ आ रहा है, XYZ तो पहुंचना है। आप देखते हैं सर्वलेट इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेबल ओके, एक्शन ओके, गेट मेथड चेक करते हैं। एम्प्लॉय टेस्ट क्लास डू गेट टेस्ट ओके, पैकेज एम्प्लॉय वेब कोड एक्सएमएल टेस्ट ओके, यूआरएल पैटर्न ओके, यहाँ तक तो ओके है। चलो इसके डाटा को उठाकर चेक करते हैं। यहाँ से हिट नहीं भेज रहा, ये हिटिंग नहीं कर रहा है इसको, हिटिंग ये वाला एक्शन की स्पेलिंग ठीक है, ACTION एक्शन ओके, मेथड ओके, ऑटो कंप्लीट मोड इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्म मैंने बंद कर रखा है, एवरीथिंग इज फाइन, सबमिट हो गया, टाइप सबमिट, वैल्यू इट्स ओके, हिटिंग हो रही है यहाँ पर एक्शन पे यूआरएल पैटर्न दे दिया मैंने, 404 को तब आता है जब उसको एक मेथड नहीं मिलता, मेथड को दे दिया है। मैं काम करता हूँ, एक और सर्वलेट ऐड करके देखता हूँ, ठीक है, सेम नाम से फिर देखता हूँ। राइट क्लिक, न्यू सर्वलेट, सर्वलेट का नाम दे दिया मैंने इंडेक्स, ओके किया, सर्वलेट के नाम से ही यूआरएल पैटर्न देके ओके कर दिया, पेज आ गया। अब हम जाएंगे अपने HTML पेज पे, यहाँ पर मेरा एक्शन में आ जाएगा नाम इंडेक्स, हमारा ये पेज कॉल होगा, इसके अंदर जितना भी डाटा आ रहा है वो सारा निकाल दिया हमने। अब यहाँ पर डू गेट हम कॉल करेंगे, डू गेट में कोडिंग करेंगे। कोडिंग कैसे करनी है देखो, जो भी डाटा आपका पहुंचता है, अगर आपको याद हो, यहाँ से एज अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से निकाला जाता है, कहाँ पर, सर्वर के अंदर, जो भी यहाँ पर आपका सर्वर होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट से निकाला जाता है, और जब यहाँ से रिटर्न होता है तो रेस्पॉन्स से रिटर्न होता है। तो ये दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर मुझे डाटा निकालना है, तो मैं लिखूंगा क्या क्या डाटा निकालना है, यहाँ से देखेंगे। हमें निकालना है सबसे पहले यूजर का नाम, इस बॉक्स से, इस बॉक्स का नाम यूनेम है, तो यहाँ से हम यूजर नेम निकालेंगे और यूजर नेम निकाल लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूजर नेम, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, यहाँ पर एक मेथड कॉल करेंगे गेट पैरामीटर, और पैरामीटर का नाम था यूनेम, तो वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं निकालूंगा अगली वैल्यू हमारे पास है यूजर डेजिग्नेशन, और इस यूजर डेजिग्नेशन को मैंने कोई नाम दिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ यूजर डेजिग्नेशन ही, यूजर डेजिग्नेशन, सेव करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से वैल्यू उठाएंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग में यूजर डेजिग्नेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पर वही नाम आ जाएगा डेजिग्नेशन भी आ गया। अब एक आखिरी पॉइंटर रह गया, उसको भी देख लेते हैं। ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, सैलरी डली हुई है, इस पैरामीटर का नाम है व्यू सैलरी, तो हम यहाँ पर सैलरी भी उठा लेंगे। तो मैंने लिखा सैलरी, बाद में आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा के लिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर आ जाएगा यूजर सैलरी, ठीक है, यूजर सैलरी। तीनों डाटा हमने निकाल लिए। अब तीनों डाटा उठाने के बाद हमें इसको क्लाइंट तक पहुंचाना है, ठीक है, तो क्लाइंट को मुझे रेस्पॉन्स देना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं इसको पहुंचाने के, या तो मैं HTML का पेज बनाऊं, यानी JSP का पेज बनाऊं और इस डाटा को JSP को दे दूं, तो ये पहुंच जाएगा। अब JSP तो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं सर्वलेट से ही कहता हूँ कि भाई तुम ही प्रिंट कर दो, तो सर्वलेट उसको HTML पेज पर प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मांगेगा। HTML पर अगर कुछ लिखना चाहते हो आप, तो आपको एक ऑब्जेक्ट और चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुल मिलाकर 9 ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो एक और ऑब्जेक्ट होता है अगर आपको HTML में कुछ लिखना हो, तो प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर एक प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस ऑब्जेक्ट को आप कोई भी नाम दे दीजिए, क्योंकि ये रेस्पॉन्स के लिए काम करता है, तो इसको इस तरीके से मेमोरी देंगे आप, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब आप इसकी मदद से कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए नेम, तो यूजर का नेम मैंने ऐसे लिख दिया, ये मेरा जाकर HTML पेज पे लिख जाएगा। मेरे को लिखनी है डेजिग्नेशन, तो यहाँ मैंने लिखी डेजिग्नेशन, तो वेरिएबल का नाम है डेजिग्नेशन। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सैलरी, तो आउट डॉट प्रिंटलन
एक हमने लिख दिया सैलरी, और हमने यहाँ पर डाला वेरिएबल का नाम सैलरी। ठीक है, तीनों इन्फॉर्मेशन हमने लिख देनी है और ये काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बस चलाकर रन करके देखना है कि हाउ इट विल बिहेव। तो चलिए पेज पर गए हम, पूरे प्रोजेक्ट को सेव कर लेना। सेव होने के बाद अब आप इसे चला लीजिए, राइट क्लिक किया और रन किया। यूआरएल बदला मैंने इसको, बदल दिया। अब हम यहाँ पर डेटा डालकर चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला राज, और यहाँ पर डाला क्लर्क, यहाँ पर डाला सैलरी और सबमिट किया। ये यहाँ रिक्वेस्ट क्यों दे रहा है? ये तो आउट ऑफ द बाउंड जा रहा है भाई साहब। मेरा सर्वर हिट नहीं हो रहा है, सर्वर नहीं है मेरे पास। ये एरर तब आता है जब उसको सर्वर में पेज ना मिले। 404 होता है जब पेज ना मिले। पेज तो मैंने दिया है, ये इसका एरर नहीं है, यहाँ से आ रहा है दिक्कत। लाइब्रेरी में लास्ट पेज सर्वर है, जेडीके है, इंडेक्स हो गया कंप्लीट। काम करता है, दोबारा अपना कर देखता हूँ, सर्वर लोड नहीं हुआ होगा। मैंने चेंज किया था ना सर्वर, सब कुछ गड़बड़ हुआ होगा। इस बार मैं बोलूंगा नहीं, खुद से करूंगा। ठीक है, अपना दिमाग खुद से प्रोसेस करूंगा, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस बार, आप बस देखते रहिए। केवल एक इन्फॉर्मेशन मैं वहां दूसरी जगह लेकर आऊंगा, बस एक इन्फॉर्मेशन। देखो मैं कैसे ला रहा हूँ, बहुत छोटे तरीके से लाऊंगा। एक्शन में समझ में आ गया, एक्शन की गड़बड़ है। एक्शन में पैटर्न मत डालिए, आप केवल नाम लिखिए। सो मैं वापस अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ से गड़बड़ हो गया, समझ आ गया हमें। ये मत डालिए, आप सिर्फ यूआरएल पैटर्न का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमारे इस केस में यूआरएल पैटर्न का नाम देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, केवल और केवल इंडेक्स। आप स्लैश नहीं डालें, ठीक है, इंडेक्स डाल दें आप। अब चलाइए इस पेज को, आइए वापस यहाँ पर सेव ऑल कर दीजिए, रन कर दीजिए। नाम डाला मैंने यहाँ पर जितिन, डेजिग्नेशन क्लर्क, सैलरी 3200, बटन दबाइए, चला जाएगा आगे डाटा। अब मैं आपको टेस्ट से भी दिखाता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पर आपने दूसरा जो यूआरएल पैटर्न बनाया था उसका नाम XYZ था, करेक्ट। और इसकी जो इंफॉर्मेशन है, टेस्ट नाम है इसका, टेस्ट नाम ये रहा। तो ये किस क्लास के पास जाएगी रिक्वेस्ट? टेस्ट के पास जाएगी। तो मैंने टेस्ट क्लास में यहाँ पे कोड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो कोड मैंने यहाँ पे किया था वो टेस्ट क्लास में डाल के आपको दिखाऊँ, ठीक है। ताकि आपके मन में कई बार क्या होता है, बच्चों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसा कोई भ्रम है ही नहीं, हम अपनी बात पे टिके रहेंगे। एवरीथिंग विल बी फाइन। नाम, क्लास, कुछ भी आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी आपके टेस्ट के पास। अब मैं यहाँ से इसको मैप कर लेता हूँ एक बार। जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका डाटा जाना चाहिए XYZ URL के पास। ये वेब एक्सएमएल में जाके उसको सर्च करेगा, यहाँ से सर्च करने पर उसको पता चलेगा सर्वलेट का नाम टेस्ट है, और ये क्लास पहुँचा देगा टेस्ट के पास। तो आपका कंट्रोल पहुँच जाएगा टेस्ट क्लास के पास। टेस्ट क्लास में आपकी डेटा इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया जाएगा और छाप दिया जाएगा। बन गया काम। अब चला कर देख लीजिए। एक नई चीज मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि टेस्ट क्लास से आ रहा है। एक जगह लिख देता हूँ। अब हम इसको भी चला के देख लेते हैं। सो ये कंप्लीट हो, रन किया। यहाँ पर भी डाटा डाल देते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए कॉमन, ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं। रश बटन दबाएंगे, डाटा आ जाएगा इसमें। समझ में आ गया? तो रट्टा मत मानना कि यार यहाँ तो वही पैटर्न होता है जो क्लास का नाम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको पढ़ाया गया था सब कुछ वैसा ही चलता है। सो द लिटिल बिट मिस्टेक जो हम लोग कर रहे थे वो यहाँ पर हम फ्लैश लगा रहे थे बस। तो अब आपको घर पे जाके यही प्रैक्टिस करनी है। एक फॉर्म तैयार करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका पूरा डाटा भेजें सबमिट के पास, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर प्रिंट करके देंगे। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करूँ, समझ आ गया? यस सर। तो अब मैं आपको एक तो ये प्रोजेक्ट भेज देता हूँ, ठीक है, और क्या भेजना है, और बाकी ये कुछ नोट्स हैं ये भेज देता हूँ, आपके शायद काम आ जाए। और एक फोटो था हमारे पास, वो मैं आपको भेज देता हूँ। अटेंडेंस मैंने लगाई दी है, तो अब अपने अपने ग्रुप के पास देखें। कॉपी, हमारा जो नया ग्रुप है मैं उसी में भेजूंगा इन्हें। यही है ना? SS था ना सर? SS SS
यस सही है वाला फर्स्ट वन। ठीक, ये तो भेज दिए मैंने जो कुछ कोडिंग वाला पार्ट था, ठीक है। एक उसका फोटो था फर्स्ट वाला, एक उसका फोटो था डेस्कटॉप पे। एक ये भेज दिया आपको, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट मुझे भेजना है। प्रोजेक्ट मैंने बनाया कहाँ पर है, ये बनाया है नेटबिन में SS6 चेन करके। ये कोड ले लो आप, डॉक्यूमेंट, नेटबिन, सेव टू कंप्रेस। डन हो गया। वीडियो रोहित भेज देगा, आपने रिकॉर्ड कर ही लिया होगा, तो वीडियो रोहित आप लोगों को सेंड कर देगा। और आज पहला दिन है, तो बाकी बच्चों जिनको नहीं पता है, तो एक काम करता हूँ, ये पूरी जानकारी आपके पुराने वाले ग्रुप में भी भेज देता हूँ लास्ट टाइम, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है कि क्लास स्टार्ट हो चुका है एडवांस जावा का, वो वहाँ से इसमें जंप मार सकें और पढ़ सकें। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ओवर करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई संदेह, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो सेशन, जैसा